गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में प्रथम पेपर में मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास के बारे में उनके विचारों से अवगत कराया और आपको मैंने बताया कि प्लेटो और अरस्तु यूनानी विचारक थे और एक्विनास मध्यकुलीन विचारक रहा। मध्ययुगीन विचार एक्विनास के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि मध्य युग में चर्च सत्ता राज सत्ता पर स्थापित हो गई थी और कहीं ना कहीं धर्म आडंबर बहुत ही बढ़ गए थे, समाज में विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थी और ये आवश्यक था कि मध्ययुगीन विचारधारा को समाप्त करके एक बौद्धिक तर्कवाद पर आधारित विचारधारा को स्थापित किया जाए। तो मैकियावेली ने इस काल में यह कार्य किया और इसीलिए मैकियावेली को पुनः जागरण का शिशु कहा जाता है, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ बहुत ही विकृत हो गई थी। इटली में राजनीतिक अस्थिरता थी, काफ़ी दुर्दशा हो रही थी, वहाँ पर आपस में संघर्ष दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे, पोप जो है वो फ़ायदा उठा रहे थे। तो उन सब स्थितियों का छाप मैकियावेली के ऊपर पड़ी और उसने इटली में राष्ट्रीय राज्य की बात करी और सेबाइन ने इसके संदर्भ में ये कहा है कि मैकियावेली का शासक चालाकी और आत्मनिर्भर से परिपूर्ण था। वो आत्मनिर्भर था और चालाक था, क्योंकि मैकियावेली ने क्या है कि व्यक्ति में लोमड़ी का गुण भी होना चाहिए। कभी उससे जब कूटनीति से कार्य लेना पड़े तो शासक का दायित्व है कि वो जनहितों की रक्षा करे और कभी कूटनीति से प्रयोग ले तो वो छल का भी प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से उसने गुणों व अवगुणों का समान रूप से उसके शासक में मिश्रण था। वो गुण और अवगुण दोनों का लाभ उठाता था और वह 16वीं शताब्दी के इटली के अत्याचारी शासक का आविष्कृत चित्र है। तो इस तरीके से मैकियावेली ने अपने शासक के संदर्भ में एक खाका जो है वो खींचा था। तो बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि मैकियावेली का जीवन परिचय क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं कौन सी थी। तो मैकियावेली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधुनिक युग के प्रणेता के रूप में मैकियावेली को माना जाता है, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आधुनिक युग का प्रारंभ मैकियावेली से ही हुआ था। तो इस तरीके से मैकियावेली ने मध्ययुगीन जो परंपराएं थीं, जो धार्मिक आडंबर थे, उनसे निकलकर कहीं एक स्वतंत्र प्रबुद्ध बुद्धिवाद पर आधारित विचार उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए दिए। मैक्सी ने मैकियावेली को सबसे प्रथम आधुनिक विचारक कहा है और उसने ये भी बताया है कि मैकियावेली का जो प्रिंस ग्रंथ है मैकियावेली का, वो एक महानतम रचना है। प्रिंस मैकियावेली का महान रचना है। प्रिंस में उसने मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया, जो कि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ। मध्ययुगीन विचारधाराओं का चिंतन राज्य और चर्च के पारस्परिक संबंधों पर आधारित था, उन पर निर्भर था। इसके विपरीत मैकियावेली ने शुद्ध व्यवहारवाद का अनुकरण किया। तो उन्होंने एक व्यवहारिकता की बात करी है। मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक था जिसने एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की है। वो एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहता था, क्योंकि समाज के विकृतियों से मैकियावेली बहुत ही क्षुब्ध हो गया था और उसने एक ऐसे राज्य की कल्पना करी जिसमें कि शासक निरंकुश होगा। निरंकुश इसलिए होगा क्योंकि जो उस समय का तत्कालीन समाज था उसमें व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी थे, उनमें नैतिकता का अभाव था। तो उनको नियंत्रित करने के लिए मैकियावेली ने एक निरंकुश राजतंत्र की बात करी है। गैटल के अनुसार मैकियावेली प्रथम आधुनिक यथार्थवादी था, जिसके अनुसार राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए तथा उसको अपने हित संवर्धन का उद्देश्य रखना चाहिए। राज्य अपने लिए जीवित रहेगा और हितों का संवर्धन करेगा। तो इस तरीके से बच्चों, ये तो सामान्य इसकी चर्चा हो गई। तो प्रिंस इसका एक महानतम ग्रंथ था। उसके अलावा डिस्कोर्सेस भी इसकी महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें कि इसने इटली में फ्लोरेंस नामक स्थान पर ये इनका जन्म हुआ था। तो मैकियावेली ने वहाँ की सारी परिस्थितियों को देखा और उसके अनुरूप अपने विचारों का संपादन किया। तो सामान्य रूप से यदि हम देखें तो बच्चों, ये आपको पता है कि हर दार्शनिक और विचारक पर उसकी समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और वो अपने युग के शिशु के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि कोई भी विचारक शून्य में अपने विचार नहीं देता। हर विचारक के विचार उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं।
और ये विचारों की सतत श्रृंखला ही विचारधारा का रूप ले लेती है। जैसा कि मैंने बताया, कभी आपसे पूछ सकते हैं कि विचारधारा क्या है। विचारों की सतत श्रृंखला को हम विचारधारा कहते हैं। तो हम ये देखें कि मैकियावेली जो था वो अपने युग का शिशु इसलिए था क्योंकि उसके विचारों पर समकालीन परिस्थितियों की छाप बहुत ही गहरी और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह अपने युग का ऐसा दार्शनिक, पर्यवेक्षक और विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही रूप से आंका है। उसने देखा है कि इसके पीछे सत्यता क्या है, इसको किस तरीके से हमको दूर करना होगा। तो इस तरीके से राजनीतिक व सामाजिक दोषों को उसने देखा, उनकी गहराई तक गया और उनके निदान के लिए उसने अपनी रचनाओं में समाधान भी प्रस्तुत किए। तो वो एक यथार्थवादी था। उसने कहीं पर भी समस्याओं का वर्णन करके उसको छोड़ा नहीं है, उसके निदान की बात करी है। मैकियावेली का युग पुनः जागरण का युग था, इसलिए उसको पुनः जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो यह समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक कि मैकियावेली जो है वो पुनः जागरण का प्रतिनिधि इस रूप में माना जाता है। मैकियावेली की जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बताई, प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, ऑन लिवी है आदि में समकालीन परिस्थितियों का उसने विवेचन किया है। और मैकियावेली के चिंतन पर दबाव डालने वाले अगर हम तत्वों को देखें तो निम्न तत्व हमें दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो पुनः जागरण का शिशु था। पहला है पुनः जागरण आंदोलन। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरुदय के काल में हुआ। जब ज्ञान और बुद्धि का प्रारंभ हो गया था, विवेक की मांग होने लगी थी, तो ज्ञान और बुद्धि के पुनरुदय के काल में इनका जन्म हुआ। फ्लोरेंस पुनः जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर कि मैकियावेली का जन्म हुआ। इस आंदोलन के माध्यम से साहित्य, कला, दर्शन और राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन सिद्धांतों में मान्यता बढ़ रही थी। मध्यकालीन जो विचारधारा थी वो समाप्त हो रही थी। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो पोप जो धार्मिक सत्ता के आधार पर, जो आडंबरों के आधार पर अपनी राजनीतिक सत्ता को उन्होंने हाथ में ले ली थी, उसका भी कहीं ना कहीं उससे भी मुक्ति की इच्छा जो है वो बढ़ रही थी। और उसके स्थान पर बुद्धि, विवेक, तार्किकता ने उसका स्थान ले लिया। पारलौकिक चिंतन के स्थान पर लौकिक चिंतन की बात होने लगी। इस काल में व्यापार और छापाखाने की कला तथा स्वतंत्रता की भावना और जीवन के जो मूल्य हैं, नवीन मूल्य जो हैं, उनको जन्म दिया। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई। तो पुनः जागरण आंदोलन की प्रमुख जो विशेषता थी वह ये रही कि यह मध्य युग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गया। इसमें जो धर्मा आडंबर युक्त जो विचारधारा थी वो समाप्त हो गई। और साथ ही साथ हम देखें मैकियावेली पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और मैकियावेली की कृतियों में उसके युग की वास्तविक परिस्थितियों के दर्शन होते हैं। मैकियावेली ने व्यक्ति के महत्व को स्थापित किया, उसका बौद्धिक जो तत्व है वो बताया, तर्कवाद, उद्गमनात्मक पद्धति, राष्ट्रीयता की भावना को विकास किया, लौकिक उद्देश्यों की बात करी। इन तथ्यों को उसने अपने विचारों में समाहित किया है, इसीलिए उसे पुनः जागरण का शिशु कहा जाता है। अगर हम इसको और आगे देखें तो स्पष्ट है कि शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, ये दूसरा पॉइंट है जो इसको पुनः जागरण का शिशु क्यों कहा जाता है उसमें। तो पुनः जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तन का काल था, उसमें बहुत राजनीतिक परिवर्तन हुए। परिषदीय आंदोलन चला था बच्चों, कंसीलर मूवमेंट, उसकी समाप्ति के साथ ही मैकियावेली का प्रारंभ हुआ था। मैकियावेली ने उस समय क्या हुआ था कि जो शक्तिशाली शासक थे उन्होंने क्या किया कि सामंतों से अपनी सारी शक्ति छीन ली थी और वो सर्वे सर्वा बन गए थे, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे, शक्ति का केंद्रीकरण हो गया था और एक सशक्त निरंकुश राजतंत्र जो है उसका उद्भव हुआ था। तो इस तरीके से इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, लुई द्वादश, ये सब निरंकुश राजतंत्र थे। इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना मैकियावेली ने करी जिसमें कि निरंकुश राजतंत्र हो, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण राजा के हाथ में ही हो और राजा ही सारी जनता को एकता के सूत्र में बांधे रखे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुई। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया है ना, तो उसने शक्तिशाली राजतंत्र की बात करी है। तीसरे पॉइंट में जो हम देखते हैं तो वह है इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। तो बच्चों उस समय इटली की बहुत दुर्दशा हो रही थी।
पश्चिमी यूरोप के राज्य इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी और राज्य के निवासी एकता के सूत्र में बंध चुके थे, जिसका कि प्रभाव मैकियावेली पर पड़ा। उस समय इटली में 5 राज्य थे: नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का गणराज्य। परस्पर ये सारे जो राज्य थे ये अलग अलग थे। संघर्ष इन राज्यों में बने हुए थे। पोप इस संघर्ष का फ़ायदा उठा रहे थे। कभी वो स्पेन को, कभी वो फ्रांस को इन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बोलते रहते थे, प्रोत्साहित करते थे। इटली में गृह युद्ध था, फूट थी, बहुत मानवीय दुर्दशा हो रही थी, मानव स्वार्थी प्रवृत्ति के थे, नैतिकता का वहाँ पर अभाव था और इस तरीके से राजनीतिक विभाजन जो हुआ इसने इटली को दुर्बल बना दिया। फ्रांस और स्पेन जो थे उनकी आंख इटली की तरफ ही थी। उस समय मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्य की बात करी और उसने ये कहा कि इन राज्यों का एकीकरण करना होगा, तभी यह अपनी स्वतंत्रता को, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। तो विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए प्रिंस के अंतिम अध्याय में मैकियावेली ने इटली के एकीकरण की बात करी है। नेक्स्ट पॉइंट है इटालियन समाज की दुर्दशा। समाज की नीति परायणता, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना का अभाव था। मैंने आपको बताया कि बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए थे, वहाँ के सामान्य व्यक्ति भी हो गए थे, पोप और पादरी तो थे ही, धार्मिक अधिकारी भी, शासक भी, सभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से वो युक्त थे। उनमें नैतिकता का अभाव हो गया था। समाज में बौद्धिकतापूर्ण जो विचार थे वो नहीं रहे थे और नैतिक दृष्टि से पतन हो चुका था। मैकियावेली मानव स्वभाव की दानवता और दुष्टता से बहुत ही शुद्ध था। उसने स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक निरंकुश राजतंत्र की बात की है। नेक्स्ट है धर्म और नैतिकता। धर्म नैतिकता के संदर्भ में मैकियावेली का ये विचार है, उसने राजा को ही सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कभी आवश्यक हो तो वो धर्म और नैतिकता को एक तरफ भी रख सकता है, क्योंकि लोक कल्याण सर्वोपरि है। तो हमें कूटनीति से भी काम करना होगा, शत्रु राष्ट्र के साथ किस तरीके से हमें व्यवहार करना है। तो इसमें उसने बताया कि शेर और लोमड़ी की तरह राजा में दोनों गुण होने चाहिए और उसी तरीके से उसको व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है मानव स्वभाव। नागरिकों का, शासकों का, धर्माधिकारियों का, जनता का मैकियावेली ने भ्रष्ट आचरण देखा तो उसने देखा कि मानव एक बुरा है। उसकी अच्छाइयों से उसने मानव में अच्छाइयों की बात नहीं करी। उसका ये मानना था कि मानव नैतिकता से दूर है, वो अनैतिक है, वो पतित आचरण है उसका, उसमें स्वार्थी प्रवृत्ति है। मैकियावेली का मत ये बना कि जो मनुष्य में ईश्वरीय गुण नहीं है वह नैतिक प्राणी नहीं है। तो ऐसे मनुष्यों को केवल एक निरंकुश सत्ता के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो अतः स्पष्ट है कि मैकियावेली का जो चिंतन है वो इस समय की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित था, इसलिए उसे पुनः जागरण का शिशु कहा जाता है। तो आज बच्चों हमने ये बात कर ली कि मैकियावेली को पुनः जागरण का शिशु क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे।